हेलो एवरीवन, आज हम मे गॉड सेव अस की कहानी जानेंगे। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.1। 83% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है और रॉटेन टोमेटोज पर इट्स 100% फ्रेश। तो कहानी शुरू होती है दो पुलिस ऑफिसर्स को दिखाते हुए, जिनका नाम होता है जेम्स और विलियम। ये दोनों एक मर्डर सीन पर पहुंचते हैं जहां एक बूढ़ी औरत का किसी ने मर्डर कर दिया था। जेम्स जब उस बूढ़ी औरत के घर की तलाशी लेता है तो उसे पता चलता है कि घर से पैसे और ज्वेलरी चोरी नहीं हुए हैं। मतलब जो कोई भी उनके घर पर आया था वो चोरी करने के इरादे से तो नहीं आया था। आगे की छानबीन से उसे पता चलता है कि उस बूढ़ी औरत को सेक्सुअली अब्यूज किया गया है। अब जेम्स और विलियम मिलकर उस बूढ़ी औरत के पड़ोस में रहने वाली जेसिका नाम की औरत से पूछताछ करते हैं। जेसिका बताती है कि उसने उस बूढ़ी औरत के घर पर एक आदमी को कई बार रात के समय आते जाते देखा था, लेकिन कभी वो उसका चेहरा नहीं देख पाई क्योंकि वो हमेशा रात के समय आता था। सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और एक ऑफिसर जेम्स को वो सारे डॉक्यूमेंट्स लाकर देता है जो उस बूढ़ी औरत के घर से मिले थे, और वो ये भी बताता है कि उस बूढ़ी औरत के घर से कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले हैं। जेम्स जब उन डॉक्यूमेंट्स पर नजर डालता है तो उसे कुछ मूवी के टिकट्स मिलते हैं और अगले सीन में जेम्स और विलियम उसी थिएटर में पहुंच जाते हैं। वहां पर CCTV की सारी फुटेज चेक करने के बाद भी उन्हें उस अनजान आदमी के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। यहाँ पर ये लोग उस बूढ़ी औरत की मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कर नहीं पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक जूली नाम की बूढ़ी औरत का मर्डर हो जाता है। जेम्स और विलियम दोनों स्पॉट पर पहुंचते हैं और बॉडी को देखकर जेम्स को ऐसा लगता है कि जूली को भी उसी बंदे ने मारा है जिसकी उन्हें तलाश है, लेकिन विलियम का कहना था कि जूली का मर्डर शायद उसके बेटे मैक्स ने किया है। अब नेक्स्ट डे विलियम और जेम्स हॉस्पिटल पहुंचते हैं ऑटोप्सी रिपोर्ट लेने के लिए। वहां पर डॉक्टर उन्हें बताती है कि जूली को भी सेक्सुअली अब्यूज किया गया है। मतलब जेम्स सही था, दोनों बूढ़ी औरतों का मर्डर करने वाला बंदा एक ही है। अब अगले दिन जेम्स और विलियम पुरानी फाइल निकलवा कर ये पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या पहले भी ऐसा केस हुआ है कि नहीं। इन्हें एक इनकम्प्लीटेड फाइल मिलती है जिस पर ऑफिसर जेक के साइन होते हैं, तो ये दोनों अब ऑफिसर जेक के पास पहुंच जाते हैं। जेक उन्हें बताता है कि 6 महीने पहले मेलिसा नाम की औरत का भी मर्डर किया गया था, लेकिन पुलिस ने केस को हार्ट अटैक बताकर क्लोज कर दिया था। लेकिन जब 2 दिन बाद मेलिसा की ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि मेलिसा को भी सेक्सुअली अब्यूज किया गया था। दरअसल मैड्रिड में एक बहुत ही फेमस पोप आने वाले थे, तो पुलिस नहीं चाहती थी कि पोप के कान में किसी भी सीरियल किलर की खबर पहुंचे, इसलिए वो लोग केस को क्लोज कर देते हैं। अब अगले सीन में ये दोनों मेलिसा की नाइसी के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पर मेलिसा की नाइसी बताती है कि मेलिसा काफी अच्छी औरत थी और वो हमेशा ही चर्च जाया करती थी। अगले सीन में जेम्स और विलियम उसी चर्च में पहुंच जाते हैं जहाँ पर मेलिसा अक्सर जाया करती थी। फादरी से पूछताछ करने पर इन दोनों को पता चलता है कि मेलिसा की 4 दोस्त थी जिनके वो सबसे ज्यादा करीब थी। फादरी इन दोनों को ये भी बताते हैं कि मेलिसा हर रोज अपनी दोस्तों से एक कैफे में मिला करती थी जो कि इस चर्च से थोड़ी ही दूर पर था। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जेम्स और विलियम उसी कैफे में पहुंच जाते हैं जहां पर मेलिसा की 4 दोस्त मौजूद थीं। इनमें से व्हील चेयर वाली बूढ़ी औरत को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो जेम्स और विलियम उन चारों से कई सवाल पूछते हैं, जैसे कि क्या मेलिसा को कोई बॉयफ्रेंड था और क्या उसकी मौत से पहले उसमें कुछ अजीब से बदलाव आए थे। मेलिसा की दोस्त बताती हैं कि उसने कभी भी किसी भी आदमी के बारे में उन्हें नहीं बताया, लेकिन हाँ, वो मरने से पहले काफी ज्यादा खुश रहने लगी थी। तो उन चारों के जाने के बाद जेम्स और विलियम यहाँ पर कंक्लूजन निकालते हैं कि मेलिसा का कोई बॉयफ्रेंड रहा होगा जिसने ही उसकी हत्या की होगी। विलियम एक बात ये भी गौर करता है कि मेलिसा का केस किसी भी न्यूज़ चैनल ने कवर नहीं किया था, इसलिए किलर 6 महीने तक बिल्कुल शांत बैठा रहा, लेकिन अब वो फिर से मर्डर करने के लिए निकल चुका है। और पुलिस की मेहरबानी की वजह से उस बूढ़ी औरत और जूली का केस भी कोई न्यूज़ चैनल कवर नहीं करती है, और किलर को अब ऐसा लग रहा है कि उसके कारनामे के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। जेम्स कहता है कि हमें उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा क्योंकि वो फिर से एक मर्डर करने की प्लानिंग कर रहा होगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जेम्स और विलियम कहीं जा रहे होते हैं। उन दोनों में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है और विलियम नाराज होकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जेम्स वहीं पर खड़ा होता है और वो देखता है कि एक आदमी सड़क के किनारे एक बिल्ली को मिल्क देकर जा रहा था। जेम्स को याद आता है कि जब वो मूवी के स्टार्टिंग में उस बूढ़ी औरत के कमरे में गया था तो वहाँ भी उसने बिल्ली को मिल्क पीते हुए देखा था, और उन्हें जेसिका से पूछताछ में ये पता चलता है कि उस बूढ़ी औरत को एनिमल्स पसंद ही नहीं थे। तो जेम्स अब उस अनजान आदमी का पीछा करते हुए एक होटल के बाहर पहुंचता है और विलियम को भी वहाँ पर बुला लेता है।
फिर ये दोनों मिलकर उसी होटल के अंदर जाते हैं और हर फ्लोर पर चेक करते हैं। विलियम देखता है कि एक अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुला हुआ था और एक बूढ़ी औरत ग्लास में किसी के लिए पानी लेकर आती है। विलियम उस औरत को दूसरे अपार्टमेंट में भेजकर अंदर जाता है। तभी किलर ऊपर की सीढ़ियों से उतरता हुआ जेम्स को धक्का देकर वहां से भाग निकलता है। ये दोनों उसका पीछा भी करते हैं लेकिन उसे पकड़ने में नाकामयाब होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग विलियम और जेम्स को चीफ के ऑफिस में देखते हैं। चीफ विलियम को नौकरी से निकाल देते हैं क्योंकि उसने पब्लिक प्लेस पर गन निकाल ली थी और जेम्स को इस केस से निकाल दिया जाता है। जॉब चली जाने के बाद विलियम अपनी फैमिली के पास वापस लौटता है, जहां पर वो देखता है कि उसकी वाइफ एक दूसरे बंदे के साथ उस पर चीट कर रही थी। विलियम इस बात से काफ़ी नाराज़ हो जाता है और घर वापस लौटते समय उसका एक एक्सीडेंट भी हो जाता है। वहीं हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि किलर एक और बूढ़ी औरत का मर्डर कर देता है। सीन अब यहाँ पर शिफ्ट होता है चर्च की तरफ और हम यहाँ पर पहली बार किलर को देख पाते हैं। मैंने आपको व्हील चेयर वाली बूढ़ी औरत को याद रखने के लिए बोला था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, किलर कोई और नहीं मेलिसा की फ्रेंड का बेटा एंटोनियो ही होता है। चर्च में प्रेयर खत्म करने के बाद मेलिसा के चारों दोस्त और एंटोनियो उसी कैफे में जाते हैं, जहां पर हम एंटोनियो को न्यूज़पेपर भी चेक करते हुए देख पाते हैं। विलियम को नौकरी से निकाल दिया गया था और जेम्स से केस छीन लिया गया था, लेकिन फिर भी ये दोनों साथ में मिलकर इस केस को सुलझाने का काम करते हैं। अब अगले सीन में हम लोग एंटोनियो को देखते हैं, जिसे अपना शिकार मिल गया था। दरअसल पास में ही एक बूढ़ी औरत होती हैं जिनका सामान गिर गया था। एंटोनियो उनकी मदद करता है और फिर उनके साथ साथ ही उनके घर तक पहुंच जाता है। एंटोनियो उस बूढ़ी औरत के अपार्टमेंट के बाहर सामान रखकर वहां से जाने का नाटक करता है, लेकिन वो बूढ़ी औरत जैसे ही अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलती है, एंटोनियो उनके अपार्टमेंट में घुस जाता है और उन्हें बहुत मारता है। फिर वो उन बूढ़ी औरत के साथ भी वही करता है जो अब तक वो कर रहा था। अगले सीन में पुलिस स्पॉट पर पहुंच जाती है और अब ये केस ऑफिसर जेक संभाल रहे थे। ऑफिसर जेक विलियम और जेम्स को इस मर्डर के बारे में बताते हैं और विलियम अपार्टमेंट में आकर छानबीन करने के लिए बोलता है, लेकिन वो दोनों नहीं आ सकते थे क्योंकि उन दोनों को इस केस से निकाल दिया गया था। जेक इन दोनों से वादा करता है कि कल वो उन दोनों को अपार्टमेंट में चुपके से ले जाएगा। अब अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि विलियम सबसे पहले उस अपार्टमेंट में पहुंच जाता है और छानबीन करने लगता है। जब वो किचन में चेक कर रहा था तभी उसे एक चेन मिलती है और वो उसे अपने पॉकेट में रख लेता है और जेम्स को उस चेन के बारे में बताने के लिए कॉल लगाता है, लेकिन जेम्स अपना कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। लेकिन तभी अचानक से एंटोनियो, जो कि दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था, वो विलियम पर हमला कर देता है। मौके पर अपार्टमेंट में एक ऑफिसर पहुंच जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर एंटोनियो वहां से भाग जाता है। दरअसल एंटोनियो वहां पर अपनी चेन लेने के लिए ही पहुंचा था। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि विलियम की मौत हो चुकी थी। विलियम का जो भी पर्सनल सामान होता है वो उसकी फैमिली को हैंड ओवर कर दिया जाता है। जेम्स विलियम की फैमिली के पास आता है और विलियम की बेटी जेम्स को बताती है कि उसमें से वो चेन उसके पिता की नहीं है। जेम्स जब उस लॉकेट के पीछे देखता है तो उसके पीछे चर्च का नाम लिखा हुआ था। जेम्स फौरन ही चर्च पहुंचता है और फादर से उस लॉकेट के बारे में पूछता है। चर्च से जेम्स को एंटोनियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और अगले ही सीन में जेम्स अपनी फोर्स के साथ एंटोनियो के घर पर पहुंच जाता है। वहाँ पर जेम्स को एंटोनियो की माँ और उसके मेड की लाश मिलती है। मतलब एंटोनियो अपनी माँ और मेड को मारकर वहाँ से फरार हो गया था। अब मूवी यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है 3 साल बाद। एंटोनियो को हम लोग एक कंपनी में काम करते हुए देख पाते हैं और एक सीन में हम लोग ये भी देख पाते हैं कि एंटोनियो एक बूढ़ी औरत के घर में कुछ रिपेयर का काम कर रहा था, लेकिन वो उस बूढ़ी औरत को ज़रा भी नुकसान नहीं पहुँचाता है। मतलब अब उसने मर्डर करना छोड़ दिया था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एंटोनियो अपनी वैन में बैठकर लंच कर रहा था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। एंटोनियो देखता है कि उसकी वैन की तरफ कोई बंदा आ रहा है। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि जेम्स ही होता है। जेम्स एंटोनियो से लिफ्ट मांगता है और एंटोनियो उसे अपनी वैन में आने देता है। वैन में आकर जेम्स एंटोनियो से बहुत सारे सवाल पूछता है, जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम यहीं के रहने वाले हो, तुम क्या करते हो, ये सारे। एंटोनियो उसे जवाब देता है कि तुम बहुत सारे सवाल पूछ रहे हो, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। एंटोनियो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करता है तभी जेम्स उससे कहता है कि क्या तुम अब लोगों को चोट पहुँचाना बंद करोगे। ये सुनते ही एंटोनियो जेम्स पर हमला कर देता है। फिर दोनों में हाथापाई होती है और जेम्स एंटोनियो को बहुत मारता है। जेम्स उसकी पिटाई करने के बाद उसे वैन के ट्रंक में डाल देता है और आगे ड्राइवर सीट पर बैठकर वो अपने दोस्त विलियम को याद करके रोता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो मुझे लगता है कि शायद आपका एक ही सवाल होगा कि एंटोनियो बूढ़ी औरतों को क्यों मारता था।
दरअसल एंटोनियो को कमज़ोर लोगों को चोट पहुंचाने में अच्छा लगता था, इसलिए वो उन बूढ़ी औरतों को टारगेट करके उन्हें मारता था। मुझे पता है ये रीज़न आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इस मूवी में ऐसा कोई ख़ास रीज़न बताया नहीं गया है। और वैसे भी एक सीरियल किलर को मर्डर करने के लिए किसी खास रीज़न की ज़रूरत नहीं होती है। तो आई होप कोई कन्फ्यूज़न आपका नहीं होगा, फिर भी होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।